Okay, Dr. Sachin, your session is live, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आयुषी मैम, मैं आपको डॉक्टर सचिन को को होस्ट बना रही हूँ। सो कोई भी चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आते हैं तो आप सर के लिए वो क्वेश्चन ले लीजिएगा। अच्छा मैम, ओके ओके, ठीक है। एक सेकंड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन चौधरी। आज हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ अवेयरनेस करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर एक नेचुरल साइंस है जो हमारी बॉडी की एनर्जी पे काम करती है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे काम करती है, मीन्स हमारे इनबिल्ट मैकेनिज्म पे काम करती है। जो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बाय मेरिडियंस हमारी बॉडी में फ्लो करती है। उस मेरिडियंस में पर्टिकुलर ऑर्गन्स की मेरिडियंस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर सिंपल वे में हम समझें तो भगवान ने हमारा पूरा इनबिल्ट हमारा जो कनेक्शन है बॉडी का हमारी हथेली और तलवों में दिया है। तो हम अपने हथेली और तलवे के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सारी ऐसे जो भी जितनी भी दवाई होती है, ऐसे जो दवाई काम करती है, सेम हमारे हथेली तलवों पे कुछ प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देने से हम उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। जैसे जो गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है, सेम हमारा हाथ भी उसी तरीके से बना है। अगर हम हाथ को इस तरीके से रखें थोड़ा नीचे की तरफ, तो हमारे पैर पे भी 3 जॉइंट्स होते हैं और हमारे ये जो फिंगर्स हैं ये दोनों हमारी पैरों की फिंगर होती हैं। अगर हम ये पोस्चर रखें लेफ्ट हैंड का, तो जो हमारी रिंग फिंगर है, सॉरी, तो इसमें 3 जॉइंट्स है। सेम अगर इस पोस्चर में नीचे वाला जॉइंट हमारा एंकल जॉइंट होता है, हमारा मिडिल जॉइंट जो होता है वो नी जॉइंट होता है। सेम जैसे कि बॉडी में है उसके ऊपर हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट ये माना जाए। सेम जैसे हमारी बॉडी है, सेम हमारे हाथ की बनावट भगवान ने दी है। सेम जब हमारा लेफ्ट लेग्स पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो लेफ्ट में हम मिडिल फिंगर ले लेंगे। मिडिल फिंगर में सेम वही रहेगा कि हमारा सबसे नीचे का पार्ट एंकल जॉइंट रहता है, बीच का पार्ट नी जॉइंट रहता है, उसके ऊपर हिप जॉइंट रहता है। तो इसके द्वारा माने किसी भी एंकल जॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो हम एक बेसिक तौर पे या नीचे वाले जॉइंट पे अगर किसी चीज से प्रेशर देते हैं, सिंपल प्रेशर मीन्स हम किसी सीट से भी दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एक स्लिप बना, मेथी की भी हम स्लिप बना के अगर इस पे बेंड करके दबाते हैं तो वहां हमारी एंकल जॉइंट पे एकदम हमारी एनर्जी पहुंचती है और वहां का ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होकर जो भी डिजीज है, रेगुलेटरी डिजीज, वो डिजोल्व होती है वहां से। इसी तरीके से ये जो 2 फिंगर है ये हमारी हाथ की फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। तो जैसे हमारे एंकल जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम रिस्ट जॉइंट पे है तो नीचे की फिंगर लेंगे, और हमारी एल्बो है तो मिडिल जॉइंट लेंगे। अगर हमारी शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है तो हम ऊपर वाला जॉइंट लेंगे। इसी तरीके से हम इन जॉइंटों के द्वारा अपने सभी जॉइंट्स का इलाज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बाई मेथी की एक सीधी लाइन बना लो और उस पर पेपर टेप चिपका के उसे बेंड कर दो जॉइंट को। इसी तरीके से हमारा जॉइंट से ऊपर हमारे फिर गर्दन का पार्ट आता है। तो जैसे जो ये हमारा जॉइंट होता है बॉडी में, तो सेम जॉइंट ये होता है और इसके ऊपर जॉइंट हमारा ऊपर वाला जॉइंट ये होता है, तो सेम जॉइंट ये होता है। बीच में हमारा ये गला हो जाता है। सिंपल अगर इस जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ हम ले सकते हैं। अगर हमारा इस जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ ले सकते हैं। अगर कोई गले की प्रॉब्लम है बीच में, जैसे कि थायराइड है या फिर आपका टॉन्सिलाइटिस है या फिर
कोई थ्रोट प्रॉब्लम है, थ्रोट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां पे हम ये जो 2 जॉइंट हैं इसके बीच में हम यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। तो इस पे उसी हिसाब से चूज करेंगे कि हमें गले में है तो बीच में लेना है, और हमारा ऊपर के जॉइंट पे यहाँ इसी तरीके से। जो हमारी बॉडी पे सबसे उठा हुआ पार्ट होता है, अगर हम देखेंगे सिंपल कि हमारी बॉडी है तो इस पे जो सबसे उठा हुआ पार्ट रहता है वो हमारी नाक रहती है। अगर आप इस तरीके से देखो, तो अगर आप हाथ को इस तरीके से करेंगे थंब को, तो हमारा सबसे उठा हुआ पार्ट आपको थंब में मिलेगा। आप एक बार चेक करो अपने से, जो मैं बता रहा हूँ एक बार अपना थोड़ा आप किसी पेन से किसी से वहाँ एक जो भी मेंशन करते रहो तो ज्यादा अच्छा है। जो सबसे उठा हुआ पार्ट है हमारा नाक का रहता है, नाक की टिप का, तो जो थंब में सबसे उठा हुआ पार्ट रहता है वो हमारी नोज रहती है। इसी तरीके से जैसे ये नोज आ गई हमारी, जैसे जैसे नोज आती है हमारी, तो सेम ऊपर हमारे नोस्ट्रिल हो गई इस तरीके से। तो इसके ऊपर हमारी आईज होगी दोनों, सिंपल यहाँ आईज हो गई। यहाँ और यहाँ हम आईज को ले सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो जब नोस्ट्रिल यहाँ है। तो अगर हमारी आई प्रॉब्लम है, राइट आई है तो ये ले लेंगे, लेफ्ट आई है तो यहाँ ले लेंगे। अगर हमारी फोरहेड रीजन पे जैसे हेडेक है या कोई भी फोरहेड रीजन प्रॉब्लम है, तो इसके आईज के ऊपर का जो ये पार्ट है तो हम ये आराम से ले सकते हैं फोरहेड रीजन के लिए। और हमारे हेड के टिप पे है तो टिप के लिए हम ये ले सकते हैं सिंपल, सबसे ऊपर पार्ट। ये हमारी फ्रंट बॉडी आ गई। और फिर अगर हाथ पे देखें तो उठा हुआ पार्ट हमारा चेस्ट रहती है, तो हमारी सेम चेस्ट ये हो जाती है। ये तो ये 2 लंग्स हो गए, इसको बीच में से डिवाइड करें तो इस तरीके से ये लेफ्ट लंग्स हो गया, राइट लंग्स हो गया, बीच में हार्ट हो गया। कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो सेम हम यहाँ पे किस नुकीली चीज से हम प्रेशर देते हैं तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। सेम हमारे लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपका कोल्ड हुआ है या आपका खांसी है या आपको निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस जगह सिंपल प्रेशर देते हो 5-5 मिनट किसी नुकीली चीज से, तो आपको सेम इफेक्ट आपके लंग्स पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है बिल्कुल सेम उसके सिमिलर ही हमारे हथेली दी है। हमारा हथेली बिल्कुल सेम टू सेम बनाई है, उसमें कहाँ क्या मेंशन है वो आपको बता रहे हैं। तो अगर फ्रंट साइड हमारी ये होती है तो इसके बैक साइड जो होता है हमारा मेडुला आ जाएगा बैक साइड। तो हम ये ले लेंगे नेल एरिया, पीछे का ये एरिया है, ये हमारा नेल एरिया में आ जाएगा। और इसके नीचे जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है हमारे सर्वाइकल की रहती है, मतलब गर्दन में दर्द रहता है सिंपल। तो गर्दन के लिए हम सिंपल ये एरिया हम गर्दन के लिए ले सकते हैं। अगर यहाँ पे भी किसी भी चीज से नुकीली चीज से प्रेशर देते हैं या सीड को आप लगाते हो यहाँ, तो आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा इससे। मैं जो बता रहा हूँ आज आपको एक ये सुजोग के द्वारा बता रहा हूँ, ये बेसिक आपका एक एक्यूप्रेशर है जिससे कि आप आसानी से समझ सको। उसके नीचे गर्दन के पीछे फिर हमारा थोरेसिक एरिया आ जाता है, सर्वाइकल के नीचे। तो उसके लिए हम ये पार्ट ले सकते हैं, ये पार्ट ले सकते हैं हम सिंपल। मैं आपको और दिखाऊंगा मेंशन करके। अगर इसी तरीके से हमारा बैक में कमर पे है तो हम ये जो 2 गांठ है इसके बीच में जो एरिया है इसके बीचों बीच एक लाइन हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, ये लाइन। तो ये हमारा कॉसिक रीजन आ गया, मतलब टेल बोन आ गया हमारा, ये हमारी टेल बोन आ गई। इसके ऊपर सैक्रल आ गया, इसके नीचे उसके ऊपर लंबर आ गया। लंबर रीजन, खासकर लंबर रीजन पे ही हमको पेन रहता है, इस एरिया में हमें पेन रहता है। थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है, इस पे अगर आप सीधे मटर के कुछ 4-6 दाने लेके और यहाँ पे आप उन्हें पेपर टेप से लगा के थोड़ा बेंड करके रखोगे तो आपके बैक पेन में खासकर लंबर रीजन पे बड़ा मैजिक रिजल्ट इससे मिलता है। सेम अगर लंबर से जो थोरेसिक का लास्ट एरिया है वो यहाँ आ जाएगा।
हमारी इसी तरीके से हमारी जो स्पाइन है वो पूरी कवर हो गई। ये नीचे का पार्ट आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगी आपका, यहाँ से ये आपकी गर्दन आ गई। तो सेम अगर जैसे हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है, अगर हमारे पीछे की साइड प्रॉब्लम रहेगी तो ये हिस्सा लेंगे, अगर आगे की साइड रहेगी फ्रंट साइड तो हम हिस्सा थोड़ा बैक में चले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ घुटने पे कहीं भी प्रॉब्लम है, उसी तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे कि हमारे कौन सी चीज चूज करनी है यहाँ पे। अब सेम एक चीज और रहेगी, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है हील पेन की। हील पेन क्यों होता है? जो लोग ज्यादातर खड़े होके पानी पीते हैं, खासकर खड़े कोई भी लिक्विड या कोई भी खाना खाते हैं, तो उनकी एक स्वाभाविक सी बात है कि उनको हील पेन हो जाता है। तो अगर एक एक हैबिट है, अगर इस हैबिट को थोड़ा सा सुधारें, बैठ के पानी पिए, कोई भी लिक्विड जो है वो बैठ के पिए तो काफी अच्छा है। और लिक्विड के साथ अगर खाना भी आप बैठ के खा लो तो बहुत अच्छा है, उससे आपके जो हील पेन है वो भी रुकेगा और इसके द्वारा आप इसे क्योर कर सकते हो। जो हील है सिंपल, ये आप आगे की जो टिप है इसे इसे और इसके जो नेल साइड है ये दोनों चूज कर सकते हो हील पेन के लिए। एक आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि एक तो आपको खड़े होके पानी नहीं पीना है कोई भी लिक्विड, और एक यहाँ पे प्रेशर दोगे तो आपका हील पेन इमिडिएट डिजोल्व होता चला जाता है। एक सिंपल, अब ये आंख में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने बताया ये आंख है, आंख में कोई भी मोतियाबिंद है या आपकी मायोपिया है, हाइपरमेट्रोफी है, आईज के रिलेटेड एनी बॉडी डिजीज में हम आईज के इस पॉइंट को चूज कर सकते हैं और ये मैजिक रिजल्ट देता है। इसके साइड में हम कान को ले लेंगे, हमारे आंख की साइड में कान होते हैं, तो अगर ईयर रिलेटेड कोई डिजीज है जैसे कि टिनिटस है या आपका कान से पस आता हो या कम सुनाई आता हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अभी दिख रहा है, अभी कैमरा दिख रहा है सभी को? आप हाथ दिखा रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से। हाँ, जब आप हाथ के पॉइंट्स दिखा रहे हैं ना, वो पूरे नहीं दिख रहे हैं, पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं और थोड़ा सा उसको कर लीजिए, कैमरे को थोड़ा सेट कर लीजिए। ठीक है। हाँ, अभी कुछ ठीक दिख रहा है? नहीं, अभी आपकी फोटो तो दिख रही है। आप जब हाथ के पॉइंट्स बताते हैं ना, थोड़ा सा ना डॉक्टर क्लोज लाके दिखा दीजिएगा हाथ को, सो दिखेगा। से मैं और इसकी क्लेरिफाई कर दूंगा। सेम जो मैंने बताया है सारा, वो आप इस पिक्चर पे देखो, दिख रही है ना सारी? हाँ, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है ना, सेम जो मैंने बताया मैं इस पे आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो नीचे का जॉइंट्स है वो हमारा एंकल जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है, तो सेम इसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें हम यहाँ चूज कर लेंगे और उसके जो बराबर में मैंने बताया जो उठा हुआ पार्ट है वो हमारा लंग्स का होता है। दिख रहा है ना ये? तो हाँ जी, दिख रहा है। जी जी जी, ये हमारे लंग्स हो गए, ये बीच में हार्ट है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये हमारे गले का आ गया। और जो मैंने आपको हाथ की पिक्चर पे बताया था मेंशन करके, ये हमारी आईज हो जाती है, जो उठा हुआ पार्ट रहता है। आप सभी अपने हाथ पे एक बार देखो, सबसे जो उठा हुआ पार्ट रहता है वो हमारा नोज की टिप रहती है। तो उससे आप ऊपर जा सकते हो थोड़ा सा, उससे ऊपर जाओगे तो राइट लेफ्ट आईज हो जाएगी आपका। उसके नीचे मुंह की कोई प्रॉब्लम है तो हम मुंह को यहाँ से ले लेंगे। सर एक चीज पूछनी थी, ये पॉइंट्स को हमें किस चीज से प्रेशर देना चाहिए और कितनी देर के लिए देना चाहिए? किसी भी नुकीली चीज से कम 20 से 25 बार तक देना चाहिए।
किसी भी नुकीली चीज से 20 से 25 बार तक देना चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू। जी जी। तो इसी तरीके से सर घुटने के लिए बताइए ना। घुटने के लिए मैंने बताया सिंपल, ये जो हमारी बीच की फिंगर है इसके बीच वाला जॉइंट, ये हमारा नी जॉइंट ये होता है, सिमिलर है बिल्कुल जैसा हमारा नी है सेम। यहाँ पे हम कोई भी एक सिंपल एक मेथी की लाइन बना लो और उस पे पेपर टेप ऊपर से लगा दो और उसे बेंड कर लो इस जॉइंट पे, तो आपका नी जॉइंट में काफी बेहतर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। तो इसी तरीके से हम ये जो पार्ट है, आप हो सकता है हाथ दिख रहा होगा अभी, अभी हाथ दिख रहा होगा। हाँ जी। जी जी। तो अगर हमारा जो ये एरिया होता है ये हमारा स्टमक का एरिया होता है, ये हमारा स्टमक है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी स्टमक प्रॉब्लम है, जैसे लाइक एसिडिटी है, सबसे मेन प्रॉब्लम एसिडिटी की रहेगी कि अगर हमें एसिडिटी बनती है तो यहाँ पे सिंपल हम ग्रीन कलर लगा के रखेंगे। ग्रीन कलर थोड़ा पेट स्टमक के जो HCl है उसके सीक्रेशन को कम करता है, तो आपको एसिडिटी में 2 से 3 दिन में ही आराम मिलता है इससे। यहाँ पे अगर आप ग्रीन कलर लगा के रखोगे, और मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर में है वो सिमिलर, हमारे हाथ बिल्कुल बनावट भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सेम टू सेम, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस के तौर पे लोगों को पता नहीं है, कोई सर दर्द हो जाए तुरंत पेन किलर लेते। तो पेन किलर किसी बीमारी का इलाज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट लाइक ऐसे है जैसे हमारी गाड़ी में साइलेंसर फट गया है, तो आपसे बोलो कि कान में रुई लगा लो जिससे आपको आवाज ना आए, लेकिन इलाज ये नहीं है कि रुई लगा के साइलेंसर ठीक हो जाएगा। इलाज ये है कि वो साइलेंसर ठीक होना चाहिए, मतलब वो बीमारी ठीक होनी चाहिए। उसे पेन किलर से या किसी से सुन्न कर लोगे आप तो ब्रेन तक सेंसेशन को रोक सकते हैं, लेकिन वो डिजीज ठीक नहीं होती। तो एक्यूप्रेशर के अंदर ये एक क्योरेबल ट्रीटमेंट है सभी चीजों के। तो एक कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादातर हाइपोथायराइड की, ज्यादातर 80-90% फीमेल्स को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो उसके लिए मैंने सेम बताया, ये जो हमारा ये एरिया है दोनों के बीच में, यहाँ पे आप कोई भी चना या मटर का दाना लगा के रखोगे तो आपका TSH लेवल डाउन आएगा, इससे बिल्कुल मैजिकली डाउन आएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक पिक्चर और दिखाई थी, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमें यूरिन ब्लैडर संबंधित कोई भी यूरिन के रिलेटेड कोई हाँ, हेलो हेलो जी, दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमें यूरिन की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये पॉइंट चूज करेंगे। अगर फीमेल्स में ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो वाइट डिस्चार्ज की बहुत रहती है। अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्लैक कलर लगा के रखो, एक थोड़ा सा जितना बड़ा, थोड़ा एक मटर का दाना होता है थोड़ा सा उससे और बड़ा, तो यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर लगाते हो तो वो इन्फेक्शन को कम करता है, आपका वाइट डिस्चार्ज में इससे बहुत तेजी से कमी आती है। ब्लैक कलर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई भी स्केच का हो, आपका मार्कर अच्छा, हो। उससे स्केच से ब्लैक कर लें उस जगह पे, पॉइंट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो और वहां से वो ग्रीन जो बताया नीचे एसिडिटी के लिए, वो भी स्केच से ही करना है आपको। कैसे करना है? कोई भी अच्छा, स्केच ले लो, मार्कर ले लो, कोई भी। किसी को ओके। स्किन डिजीज ना हो तो स्केच ले लो, स्किन डिजीज हो तो फिर वो स्केच ही लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ। तो हमारे बीच में इंटेस्टाइन आती हैं इस तरीके से, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और ये हमारा अपेंडिक्स हो गया। तो अगर हम अपेंडिक्स का कहीं पे आपको पर्टिकुलर पता पड़ रहा है कि अगर बॉडी में कि यहाँ हमारा अपेंडिक्स होता है, तो सेम हाथ में यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे अपेंडिक्स के लिए प्रेशर दोगे तो अपेंडिसाइटिस का पेन इमीडिएट कम होता है। और इसमें एक बीच में पार्ट आ रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा पेनक्रियाज होता है। ये पेनक्रियाज चीज में बहुत ज्यादा रोल होता है इसका। अगर सिंपल यहाँ पे भी आप किसी चीज से
डेली 10 मिनट भी प्रेशर देते हो, दिन में 2 बार? वो खुला रंटू के भाई आएगी। हेलो। वो एक बार फिर से बताएंगे क्या, वो जो ब्लैक कलर का डॉट आपने इस पिक्चर में कहाँ पे एग्जैक्ट लगाना होगा? मैं हाथ पे अपने पे मेंशन करके दिखा दूंगा आपको सभी को, ठीक है ना। मैंने आपके दोनों जो फिंगर है उसके बीच में आपको बताया है। क्या Okay. बोला? पानी पीना? कहाँ से आ रहे हो? ये दोनों फिंगर्स के बीच में मैंने बताया आपको। और इसी तरीके से हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो हम यहाँ प्रेशर देंगे इस पे, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है। और बीच में हमारा कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या हमारा एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है, तो हम ये मिडिल पार्ट को लेंगे। और सबसे जो मेन एक पार्ट होता है बॉडी में, पूरी केमिकल फैक्ट्री है, वो हमारा लीवर होता है। तो लीवर का पार्ट ही है ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, ये लीवर है। ये जो बीच में पार्ट आ रहा है ये गाल ब्लैडर है। तो आप कोई भी लीवर रिलेटेड डिजीज है, जस्ट लाइक जॉइंटिस है या हमारा कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपको कोई भी आपको इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए लीवर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए हम ये पार्ट लेंगे। सर बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं और अगर जैसे थोड़े बड़े हो गए और फिर भी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं क्या? उसके लिए एक सिंपल है कि कोई भी नींबू लेके जो उसकी नाभि होती है, किसी भी पेशेंट की नाभि पे आप उसे लगा के और उसे बेंड कर दो। जो बेड वेटिंग होती है वो ज्यादातर बच्चा उल्टा सोता है, उसको हैबिट होती है, तो अगर आप वहां बांध के रखोगे तो वो नहीं रहेगी। और जो मैंने बताया आपको ब्लैक कलर, आप वहां पे ब्लैक कलर लगा के रखो, बेड वेटिंग इमीडिएट रुकती है। ब्लैक कलर कहाँ पे सर? जो मैंने नीचे बताया था यूरिन के एरिया पे, दोनों अच्छा। फिंगर्स सेम, ये है हमारा हाथ, तो ये हमारा ओके। ये हमारे दोनों फिंगर्स के बीच में दिख रहा है ना, यस सर, यस सर, दिख रहा होगा यस सर। जी। तो भगवान ने सारी दवाई, पूरा मेडिकल स्टोर हमारे हाथों में दिया है, लेकिन हमें पता ये नहीं है कि ये काम कैसे करता है और कौन सी बीमारी में कहाँ से काम करता है। ये थोड़ा जानने की जरूरत है। और इसके रिजल्ट इतने मैजिक आते हैं कि पेन किलर जहाँ हाफ एन आवर्स में आपको रिजल्ट देने लगता है, वो भी शून्य करता है, ये हाफ मिनट्स में रिजल्ट देता है आपको। मैजिक एकदम रिजल्ट आते हैं इसके, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड एनर्जी पे काम करता है, जो भगवान ने हमें एनर्जी दी है। इंडिया में एनर्जी बोलते हैं, अमेरिका में इसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, चाइना में ची, जापान में की, इसी तरीके से इसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो ये हमारी गॉड गिफ्टेड एनर्जी पे है, और भगवान के अपनी एनर्जी पे कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं ये किसी को नहीं पता। इसके लगभग जो आज की डेट में क्रोनिक डिसऑर्डर है जिनकी रिसर्च चल रही है, आज उनका इस ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, चाहे वो XYZ कितना भी क्रोनिक हो। हेपेटाइटिस तक इसमें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, किसी भी ग्रेड का हेपेटाइटिस हो। तो इसी तरीके से मैंने जो बताया, जो आपके जॉइंट्स पूरे आ गए, हमारे इंटेस्टाइन आ गए, और हमारे लंग्स का आ गया एरिया पूरा, और हमारे जॉइंट्स आ गए सारे, बीच में इंटेस्टाइन आ गई। अब जैसे फीमेल्स को एक प्रॉब्लम और रहती है, एक ओवरी में डिसऑर्डर रहता है कहीं ना कहीं हमारा। तो ओवरी के लिए जो मैंने ये आपको ब्लैक डॉट बताई थी यहाँ पे, इसके आसपास ये हमारी ओवरीज हो जाती है दोनों, तो उसके लिए हम यहाँ चूज करेंगे। ओवरीज के लिए हम ये पॉइंट चूज करेंगे, और इस पे कुछ भी 2 चने के या किसी के मटर के दाने यहाँ लगाओगे और प्रेशर दोगे तो ओवरीज का पिन मैजिकली ठीक होता है। खास करके हमारा जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, बिफोर पीरियड्स मेल्स को काफी दिक्कत रहती है। बिफोर पीरियड्स जिसको पेन रहता है, इरिटेशन रहती है, तो वहां यहाँ ओवरी के पार्ट पे अगर आप 2 चने के दाने लगा के प्रेशर दोगे थोड़ी देर, तो आपको विद इन मिनट्स रिलीज होने लग जाता है।
इसी तरीके से कुछ ऐसी बीमारी है, सबसे पहले तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, जब एक खराब आदत लंबे टाइम तक हमारे शरीर में बनी रहती है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। और किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए हमें उस खराब आदत को ही खत्म करना पड़ेगा, मतलब बैक में जाना पड़ेगा। हमें सबसे जो बड़े जहर होते हैं, एक आपके घर में चीनी है, चीनी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल। चीनी की जगह गुड़ या शक्कर यूज में लाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप सफेद नमक की जगह सेंधा नमक यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। मैदा या मैदे की चीजें बनी हुई हो वो थोड़ा अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है। रिफाइंड का जितना घर में कम यूज कर सको तो वो इतना अच्छा है। जो भी आटा है आपका, जो भी आटा आपका आता है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। मोटा लाइक जो चीज दांतों पे चिपकेगी नहीं वो चीज आंतों में भी नहीं चिपकेगी। जितना आटा मोटा होगा थोड़ा तो वो हमारा डाइजेशन इतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और हमें खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। छोटा छोटा टुकड़ा लेके हमें 32 बार कम से कम चबाना चाहिए। ये थोड़ा कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और हमें कभी भी खाना टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारा ध्यान उधर रहता है तो जो अभी हमारा सलाइवा इंक्रीज होता है वो नहीं हो पाता। जब सलाइवा इंक्रीज नहीं हो पाता तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो सड़ता है। खाना सड़ता है, फिर वो सड़ेगा तो गैस के रूप में, एसिडिटी के रूप में हमारा ऊपर नीचे वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, सर दर्द करता है, माइग्रेन करता है, मल्टीपल डिसऑर्डर उससे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये है कि खाना हमें टाइम से खाना चाहिए। जैसे अभी टाइम चल रहा है, हमें 6 बजे तक डिनर हमारा हो जाना चाहिए। और डिनर में जितना हम हल्का खा सकते हैं उतना ही बेहतर है। अभी थोड़ा एक क्वेश्चन आया कि जी बीपी के लिए क्या है। अब बात है कि जी बीपी कौन सा है, आपको हाई बीपी है या लो बीपी है। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह बता पाऊंगा। जी, बात चल रही थी खाने की हैबिट के पीछे। तो हमें डिनर में जितना हम हल्का ले सकते हैं इतना हल्का हमें लेना चाहिए। लंच जितना हैवी करें इतना अच्छा है। तो जैसे हाई बीपी बताया है तो हाई बीपी के लिए सिंपल लेफ्ट थंब ले लो। लेफ्ट थंब का नेल्स के ऊपर आप ब्लू कलर लगा के रखो। ब्लू कलर अगर आप यहाँ लगा के रखोगे तो ज्यादा अच्छा। और अपने खाने से जितना एसिडिक फूड्स हटा दोगे अपने खाने में, एसिडिक मतलब जैसे आपका अचार है और सिट्रिक है, कोई भी सिट्रिक जूस है, मसाले हैं, मिर्च है, तो उसी तरीके से अगर आप इन चीजों को कम करते जाते हो, पहले बॉडी का नेचर एसिडिक से एल्कलाइन लेके आओ। एसिडिक फूड कम करो और एल्कलाइन थोड़ा सा बढ़ाओ उसमें। तो एल्कलाइन में हमें जितना हम फ्रूट्स ले सकते हैं 12 बजे तक इतना अच्छा है। 12 बजे के बाद जब भी भूख लगे आप सैलेड के रूप में जितना इस्तेमाल करते हो, जितना रॉ फूड खाओगे वो आपका एल्कलाइन ही फूड है। और अगर आपको लो बीपी है स्वीटी जी, जैसे आपने बताया लो बीपी रहता है, तो लो बीपी के लिए यहाँ ऑरेंज कलर हम लगा सकते हैं। सेम पोजीशन पे हाई बीपी ब्लू कलर और आपका लो बीपी रहेगा तो यहाँ ऑरेंज कलर लगा के रखोगे। तो ये हमारा जो पार्ट है ये मेडुला का पार्ट होता है। मेडुला हमारा ये पीछे गर्दन का पार्ट होता है, ये जंक्शन पॉइंट होता है। आपने कभी देखा होगा कि हाई बीपी हो तो सबसे पहले दर्द भी हमें यही आता है, पीछे यहीं पे हमें दर्द आता है। और लो बीपी हो तो भी यही दर्द आता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पे पड़ता है। तो सेम हमें यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसका मैजिकली रिजल्ट मिलता है। हाई बीपी ब्लू कलर, लो बीपी ऑरेंज कलर, दो चीज याद रखना। तो बीपी के लिए हमें यहाँ से बिल्कुल कवर कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस बशर्ते ये है कि हमें थोड़ा फूड हैबिट भी अपनी चेंज करनी है इलाज के साथ साथ। आपकी बॉडी का नेचर क्या है, और उसमें हमारी जो सबसे ज्यादा कमांड होती है हमारी टंग डायग्नोसिस के पीछे होती है। हमारी टंग बिल्कुल पूरा बॉडी के बारे में बता देती है कि बॉडी में इस टाइम क्या हो रहा है। बॉडी में हीट है, बॉडी में कोल्ड है, या आपका कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपकी टंग से बिल्कुल पूरी की पूरी इस सेशन के बाद अगर किसी को कोई क्वेरीज हो तो अपनी टंग की पिक्चर भेजोगे तो मैं ज्यादा अच्छा
अच्छा बता पाऊंगा कि आपका नेचर कैसा है, बॉडी का पीएच लेवल कैसा है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, क्या बीमारी है, क्या होने वाली है। वो हमारी टंग आगे की 20 दिन पीछे जो बीमारी होने वाली है वो भी अभी से कहीं ना कहीं उसके सिम्टम आने लग जाते हैं। किसी भी इस ट्रीटमेंट में किसी भी मेडिकल जो भी जांच है उसकी खास जरूरत नहीं पड़ती है। ये 8 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यिन यांग एक चाइनीज वर्ड है। एक्सेस डिफिशियंसी डिजीज जो है एक्सेस टाइप की है या डिफिशिएंट टाइप की है, हॉट एंड कोल्ड, हॉट टाइप की है, कोल्ड टाइप की है, इंटीरियर एक्सटीरियर, बीमारी अंदरूनी है या बाहरी। ये 8 प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कोई एलएफटी एएफटी वगैरह पे ज्यादा काम नहीं करता और पेशेंट की टंग इसमें बता देती है। इसी चीज से इसका डायग्नोसिस का पैटर्न है। तो एक हाई बीपी हो गया, लो बीपी, सबसे ज्यादा एक मेन प्रॉब्लम आती है हमारी एसिडिटी की, जो मैंने बताया था। किसी को एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब तो उसको मैंने बताया था अगर एसिडिटी हो रही है तो खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना है। और कम से कम अगर किसी का 60 to 70 kg वेट है तो उसको 4 से 5 लीटर रोज पानी पीना है। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना है, पानी बैठ के पीना है हमेशा। और आपका जो आरओ अगर आप यूज करते हो तो आरओ का जो टीडीएस है अगर वो अप्रोक्स लगभग 300 के आसपास रहे, 300-400 के बीच में, तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप जितना बिलो पे लेके आओगे 100 या 100 बिलो पे, तो उसमें जो भी हमारा पाचक एंजाइम्स होते हैं वो कुछ नहीं रहता उसमें। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है उससे, क्योंकि उसमें जो भी तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, जो भी उसमें तत्व होते हैं वो सब कुछ बचता ही नहीं है। तो हमारी जो मेन कॉज है वो एक आरओ है। अगर आरओ का टीडीएस आप 300 या 400 करा के रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें आपकी जो कि अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। एक आपको एसिडिटी की एक सबसे ज्यादा लोगों में मेन प्रॉब्लम रहती है। तो एसिडिटी का मैंने बताया, जब आप ये इस तरीके से हाथ करोगे तो आप अगर आप इस तरीके से आप हाथ करोगे तो ये जब नीचे से आप हाथ रोकोगे तो आपका हाथ रुकेगा यहाँ पे इस तरीके से, जहां हाथ रुके वहीं पे, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में हमें जाना है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। इन दोनों वर्टिकल लाइन खींचनी है इन दोनों फिंगर में। जहां ये हाथ टच हो वहीं पे हमें एक गोला बनाना है इतना बड़ा, और उस पे ग्रीन कलर से मार्क कर देना है उसे। ये इतना इफेक्टिव है, इतना मैजिक इसके रिजल्ट है कि आपका उसी रात को आपको रिलीफ मिलेगा। एक और इसमें फैक्टर है कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी नाभि कहीं ना कहीं एक बैलेंस की तरफ जानी चाहिए। अगर नाभि हमारी इनबैलेंस है तो भी हमें दिक्कत रहेगी। तो सबसे पहले नाभि का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग करते हैं, अपने पैरों से भी पता पड़ जाता है, हाथ से भी पता पड़ जाता है। आप दोनों जो मिडिल फिंगर है, आप इसको, इसकी लेंथ को चेक करो। जो भी फिंगर छोटी है खड़ा करके एक झटका मार दो पेशेंट के, तो आपकी नाभि एकदम अपनी जगह आ जाती है। तो नाभि ठीक रहेगी, ग्रीन कलर लगाओ तो एसिडिटी का कोई नहीं रहता। और एक एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा बना के रखो उसमें। 1 मिनट में तो इतना आपको एसिडिटी का समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक कॉमन डिसऑर्डर है, जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें कभी कभी पेशेंट को दस्त की हो जाती है। डायरिया हो, दस्त हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक सबसे मेन एक है कि हमारा जो नाभि होती है, अगर नाभि पे किसी चीज से हीट दे दो, आप नाभि पे किसी भी चीज से हीट दोगे तो आपका डायरिया इमीडिएट रुकेगा, वहीं रुक जाएगा। जब भी अगली बार जाओगे तो आपको सॉलिड ही स्टूल आएगा। ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ बेसिक। तो अगर आप अपना खाना पीना और अपना जो भी, सबसे पहले एक लाइफ स्टाइल ठीक करोगे, बाहर का खाना जितना बंद हो, घर का ज्यादा ठीक रहे, जितना ताजा खाओ उतना ज्यादा अच्छा है। तो और एक मेन कॉमन डिसऑर्डर है इसमें, आप जॉइंट्स का तो हाथ से कर सकते हो।
मैंने इसके कुछ एक्यूप्रेशर टूल्स आते हैं, तो एक्यूप्रेशर रिंग आती है, अगर ये 20-20 बार हर फिंगर में आपको मूव की जाए, हर फिंगर में, तो आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम उसी से रिलीज हो जाती है। पैरों में जैसे आपका वेरिकोज वेन्स हो जाता है पेशेंट को, तो वेरिकोज वेन्स के लिए हम क्या करेंगे कि वेरिकोज वेन्स में काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है वेरिकोज वेन्स की। तो वेरिकोज वेन्स में जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, और वो ज्यादातर उन लोगों को होता है जो ज्यादातर खड़े होके ज्यादा काम करते हैं, जिनका खड़े रहने का वर्क रहता है, लाइफ में लंबे टाइम तक रहता है। तो सबसे ये है कि एक तो आप रिंग चलाओ, दोनों जो फिंगर हैं, दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों हाथों की, उन पे आप रिंग चलाओ, और उसके बाद आप अपने थोड़ा पैर जितना ऊपर कर सको, जब भी बैठो पैर लटका के ना बैठ के पैर ऊपर करके बैठो तो ज्यादा अच्छा है। तो समझ रहे होगे सभी? हेलो? वो कमर दर्द के लिए कोई एक्यूप्रेशर है क्या? हाँ, कमर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर है। कमर दर्द के लिए मैंने बताया था कि आप अपने जो हाथ है, ये बताया था, इसकी बैक साइड में मैंने मेंशन करके दिखाया था, हो सकता है आपको दिख रहा हो। दिख रहा है? हाथ पे दिख रहा है ना मेरे पे? यस यस। हाँ, तो नीचे की बिल्कुल जो नीचे के मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको, जो नीचे के 2 हैं वो हमारा कोशिक्स हो गया बिल्कुल जड़ में, ठीक है। और इसके ऊपर आपका लंबर रीजन होता है। इस लाइन में अगर आप कोई भी मटर की एक वो बना दो, एक लाइन बना के सीधी, और एक पेपर टेप से लगा के उसमें प्रेशर दो, तो बैक पेन में आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी जानना पड़ेगा कि बैक पेन के पीछे और तो कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, खासकर आपको किडनी स्टोन तो नहीं है। पेशेंट को किडनी स्टोन होता तो भी कहीं ना कहीं हमें बैक पेन की लगातार दिक्कत बनी रहती है 24 आवर्स। तो वो भी कई फैक्टर होते हैं एक चीज के पीछे, ऐसा नहीं कि बैक पेन ही है तो ये है। तो एक कारण जान के इलाज हो तो बहुत अच्छा है। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इन ये जो एक लाइन बताई है मैंने वर्टिकल, इसके आसपास हाथ के बीचों बीच हमारे किडनी के पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको मेंशन करके दिखाऊंगा। तो किडनी रिलेटेड डिजीज जैसे कि हमारे लोअर पार्ट में सुबह को आंखों पे सूजन आती हो किसी को, या फिर आपको लोअर पार्ट में हिप से नीचे नीचे आपको स्वेलिंग आती हो, एडिमा हो, मतलब आप एक फिंगर से टच करके देखो कहीं से भी अपनी काफ मसल्स को या थाई को, कहीं से भी दबाओ फिंगर से, अगर वहां गड्ढा बन रहा है, सिंपल अगर वहां गड्ढा बन जाता है, तो ये समझ लो वो एडिमा है, वो वाटर रिटेंशन है बॉडी में, आपकी किडनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए क्या है, किडनी का फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। किडनी के फंक्शन के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, उस पे हमारे जो किडनी का जो साइज है वो बिल्कुल, सॉरी शेप जो होता है वो बिल्कुल राजमा के दाने जैसा होता है। तो अगर हम वहां पे राजमा दाने लगाते हैं तो किडनी का फंक्शन सुधरता है, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा जो वाटर बॉडी में जमा रहता है वो सब बाहर हो जाता है। खासकर हमारा आंखों के नीचे सुबह सुबह जिसको आती है तो कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम आती है, और वो किडनी की प्रॉब्लम उनको ज्यादा आती है या तो हाई बीपी से किडनी डैमेज होती है, या फिर ज्यादा नमक खाने से दिक्कत आती है, या फिर आपको कोई ना कोई लंबे टाइम पेन किलर आप लेते हो लगातार, तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम रहती है। तो कहीं ना कहीं पेन किलर और ये केमिकल्स जितने भी हैं, मेडिसिन अवॉइड करो, हर बीमारी में अवॉइड करो। एक केमिकल्स कोई किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बीमारी की दवाई स्टार्ट करोगे, उसके साथ दूसरी लग जाएगी कि जी ये साइड इफेक्ट है, ये कहीं ना कहीं गैस बनाती है तो पेंटोप डीएसआर लग जाएगी, और उसका वो चलेगी तो फिर कुछ दिन पीछे तीसरी चीज दिक्कत आ जाएगी। कुछ दिन पीछे आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ये पता नहीं पड़ेगा कि सुबह दोपहर शाम कौन कौन सी किस किस बीमारी की दवाई खानी है। मतलब एक बीमारी ठीक नहीं होती और 10 तैयार हो जाती है। मतलब जो हमारी बॉडी है वो कहती है कि हमारा जो परसेंटेज है वो 80% एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक। उसी तरीके से हमें फूड भी खाना चाहिए, फूड भी हमें उसी रेशो में खाना चाहिए। और हर मेडिसिन, हर एलोपैथिक दवाई का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। तो जितना एसिडिक अंदर जाएगा पीएच लेवल बिगड़ेगा तो बीमारी घटेगी कहाँ, बीमारी
डॉक्टर आप म्यूट पे हो गए हैं। हेलो। हाँ जी, जी सॉरी, थोड़ा कॉल आ गई थी। नहीं नो प्रॉब्लम। तो जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है, कहीं ना कहीं उसका पीएच जो उसका नेचर है वो एसिडिक है, हमारी बॉडी एसिडिक नेचर को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन से जितना बच सको इतना ठीक है। उसके लिए आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल और एक नेचुरल ट्रीटमेंट को जितना अपनाओगे, आप योगा ले सकते हो, आप एक्यूप्रेशर ले सकते हो, आप नेचुरोपैथ ले सकते हो, तो 3-4 चीज बड़ी अच्छी है। बाकी कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं ठीक कम करती हैं। ठीक भी मतलब आपका एलोपैथिक में तो आप किसी भी बीमारी का इलाज के रूप में ले लो, एक थायराइड को ही ले लो, सबसे ज्यादा हाइपोथायराइड के पेशेंट मिलेंगे, खासकर फीमेल्स मिलेंगी। तो उस स्टेज क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें से एक हार्मोन सीक्रेशन होता है जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं। जब थायरोक्सिन की कमी होती है, जब कम निकलता है इन स्टेज, आप ऊपर से बाय टैबलेट आप थायरोक्सिन लेने लग जाते हो। मतलब आप एक सब्स्टिट्यूट पैदा कर रहे हो, एक इलाज नहीं कर रहे, आप एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो उसका। तो सब्स्टिट्यूट कभी किसी को ठीक नहीं करता, वो और आलसी बना देता है। अगर आप 50 mcg से स्टार्ट कर रहे हो मेडिसिन, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे 70 और आपका 100, 200 मतलब बढ़ती चली जाती है डोज। बढ़ने का मतलब ये है कि जो बॉडी का जब आप सब्स्टिट्यूट दे रहे हो तो वो जितना काम कर रही है वो इतना भी नहीं करती। तो हमारा जब इनबिल्ट में ही सारा सभी कुछ है, जब हमारे और इस एक्यूप्रेशर का इतना मैजिक रिजल्ट हाइपोथायराइड में आते हैं कि लगभग हमारा 20 to 25 डेज में हमारी जो भी मेडिसिन, कोई 200 mg ले रहा है तो वो 100 पे आ जाती है, 100 पे कोई रहता है तो वो 50 पे आ जाती है। मतलब 20 to 25 डेज में मेडिसिन रिड्यूस होने लग जाती है। लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका मेडिसिन लगभग बंद हो जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना, अगर 50 mcg टेबलेट ले रहा हो तो लगभग 20-25 दिन में बंद हो जाती है हमेशा के लिए। और कुछ दिन पीछे आपका सारा ही कोई लाइफ टाइम जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी भी थायराइड की। और जो आप केमिकल्स लेते हो ऊपर से, जो भी थायरोक्सिन लेते हो, केवल ब्लड में आपका TSH लेवल मेंटेन करके रखेगी। और उसके बाद जो बॉडी पे उसके सिम्टम आते हैं, खासकर हाइपोथायराइड में फीमेल्स को एक डिप्रेशन मेन है कि मन दुखी रहने लग जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी बॉडी के, हमारा कहीं ना कहीं हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इन स्टेज आप तो वो सिम्टम तो ज्यों की त्यों बने रहते हैं, केवल जो ब्लड में TSH लेवल है उसे मेंटेन रखता है थायरोक्सिन। तो जब एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट होता है तो जितने भी जेन्युइनली थायराइड के सिम्टम आते हैं वो सारे इससे रिड्यूस होते हैं। सबसे मैजिक बात ये है इसकी। सुन पा रहे हो ना आप सभी? यस यस। जी जी जी। तो आपका जेन्युइनली ही सारे सिम्टम इससे रिड्यूस होते हैं। अगर बात करें दूसरा, हम सेम उसी पे जैसे थायराइड मैंने बताया, सेम डायबिटीज पे लेके चलो। तो डायबिटीज में भी कहीं ना कहीं जब एक हमारे पेनक्रियाज में अल्फा बीटा 2 प्रकार के सेल बनते हैं, जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं पेनक्रियाज में, तो इन स्टेज आपका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं सेल। इसे इन स्टेज में आपके जो ग्लूकोज है बॉडी में बढ़ने लग जाता है। मतलब आपके सेल जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस स्टेज में बढ़ता है। और शुगर किन को बढ़ता है, ये भी मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। शुगर उनको बढ़ता है जो खाना बहुत तेजी तेजी से खाते हैं, जो कहीं ना कहीं 2 मिनट में खाने की कोशिश करते हैं। जो काम दांतों का है तोड़ने का, दाढ़ दांतों का है, वो आप ऊपर स्टमक से करा रहे हो, तो वो लोग हमेशा दिक्कत आती है उन्हें। तो डायबिटीज वाले को सबसे पहले ये करना है कि खाना चबा चबा के खाना है, खाना टीवी के सामने नहीं खाना है। तो हमारे जो सलाइवा है उसमें भी कहीं ना कहीं इंसुलिन होता है। सलाइवा में जितना आप सलाइवा अंदर ले जा सको इतना ज्यादा अच्छा है। जितना आप सलाइवा अंदर ले जाओ उतना ज्यादा अच्छा है। तो सलाइवा आप किस
किस किस चीज से ले सकते हो? तो सलाइवा आप ले सकते हो, आप पानी पी रहे हो, कोई भी लिक्विड चीज पी रहे हो तो थोड़ा मुंह में लो, घूंट घूंट घुमाओ, उनसे मुंह में अंदर ले जाओ, उसी तरीके से आप ले जाओ। और सेम आपको अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो तो उसे छोटा टुकड़ा लो, 32 बार चबाओ कम से कम, जितना ज्यादा उसमें लार मिलाओगे वो इतना अच्छा डाइजेस्ट होगा। तो केवल एक आदत, खराब आदत को बदलने से अगर आप बीमारी ठीक कर सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। किसी भी केमिकल से या किसी भी आप केमिकल से उसे मतलब रेगुलेट करते हो तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट की तरफ जाके अपनी लाइफ स्टाइल और एक नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो डायबिटीज में मैंने 2-3 फैक्टर बताए, और भी कई फैक्टर हैं। कहीं ना कहीं ये आप थोड़ा, ये जो प्रेशर कुकर में दाल वगैरह यूज होती है, दाल बनती है, तो वो दाल फटती नहीं है, बनती नहीं है, वो फट जाती है प्रेशर से। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज आप बना रहे हो धीरे धीरे करके बने तो बहुत अच्छा है। एक रिसर्च है, काफी पुराना रिसर्च है, पहले लोग प्रेशर कुकर ना यूज करके मिट्टी की हांडी वगैरह यूज करते थे। तो अगर उसमें तो पाया गया उस रिसर्च में कि जो मिट्टी की हांडी की दाल होती है वो कम से कम उसमें 95% जो भी उसमें प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो इतना रहता है। और जो प्रेशर कुकर की रहती है उसमें 12 से 13% उसमें जो भी रहता है मिनरल्स विटामिन लगभग 12-13% ही रह जाते हैं, मतलब वो एक गुणवत्ता उसमें नहीं रहती है। और वो जो चीज पकेगी अच्छी तरह नहीं तो वो अंदर डाइजेस्ट भी हमें नहीं होती है। तो इस स्टेज में मैं कह रहा हूँ कि जितना आप नेचुरल की तरफ जाओ, जितना नेचुरल आपका हो सके, जितना लाइफ स्टाइल ठीक कर सको, आप जितना खाना अच्छा खा सको, खाना मतलब शाम को 6 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए, और जितना हल्का खाना खा सको शाम के टाइम, और सुबह जितना हैवी खा सको, इतना ही बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप 12 बजे तक फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, और 12 बजे के बाद में जब भी आप खाना ले रहे हो, 12-1 बजे आपका लंच ले रहे हो, तो उससे पहले जो भी अपना 70-80% है वो आप सैलेड से ही अपना पूरा कर लो। तो सैलेड से आप पूरा कर लोगे तो आपको जो भी थोड़ी बहुत भूख रहेगी तो आप अपना उसे एक चपाती खा सकते हो आराम से। तो आपका बॉडी का नेचर जो मेंटेन रहेगा, जब भी रात को भी खा रहे हो तो उससे पहले पहले जम के सैलेड खाओ, फिर रोटी खाओ। मतलब रोटी थोड़ा कम ही खाओ तो ज्यादा अच्छा है, इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी हटेगा आपकी बॉडी का। तो कहीं ना कहीं एक खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल हमारी हर बीमारी में बहुत सबसे ज्यादा रोल रखती है। तो आप अपना खाना पीना अगर आप ठीक रखते हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ अगर किसी को कोई क्वेरीज हो, अभी लगभग 10 मिनट रह गए हैं, किसी को क्वेरीज हो तो बता सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता रहूंगा। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है। जी ये ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चों को सीजर्स वगैरह आते हैं कुछ बच्चों को, जी जी तो क्या एक्यूप्रेशर से उसका कंप्लीट मतलब सोल्यूशन निकाला जा सकता है? जी 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 श्योर, बिल्कुल श्योर ट्रीटमेंट है सीजर्स का। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक मॉम का क्वेश्चन है, ये एलर्जी के लिए क्या करना चाहिए, कोल्ड और रनिंग नोज के लिए? कोल्ड और रनिंग नोज के लिए। रनिंग नोज के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ एक्यूप्रेशर का भी बताऊंगा और कुछ नेचुरल भी बताऊंगा। एक तो थोड़ा ये योगा में अनुलोम विलोम करें, और सुबह लगभग बाहर की जो सुबह 3 से 5 का टाइम रहता है, बाहर की जो कॉस्मिक एनर्जी है सुबह, वो जितना ज्यादा लें तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। तीसरा ये है कि आप आपका जो हमारा राइट हैंड ले लो, राइट हैंड के नीचे के जॉइंट पे, जो स्मॉल फिंगर है इसके नीचे के जॉइंट पे ब्राउन कलर आप लगा के रखोगे तो ये आपका एलर्जिक राइनाइटिस आप जो बता रहे हो वो डिजीज है आपको। और ये भी इनको जानना पड़ेगा कि किसी चीज से एलर्जी तो नहीं होती है ना, फूड एलर्जी या कोई चीज तो नहीं है,
यहाँ सिंपल एक स्केच से ब्राउन कलर लगा के रखो यहाँ पे, तो आपको इससे बिल्कुल बचाया जा सकेगा और पहले दिन ही इसका रिजल्ट मिलता है। राइट स्मॉल फिंगर और आपका जड़ वाला जॉइंट बिल्कुल आप मान सकते हो। और किस चीज का कोई क्वेश्चन है? मेरे जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, डिस्क स्लिप हो जाती है, L4 और L5 में जो स्पेस ज्यादा आ जाता है, जैसे मेरे बेटे का है 5 mm तक पहुंच गया है, तो उसका जी। कोई है पॉइंट? जी, स्पेस रिड्यूस हुआ है कैसे? यस। हाँ, स्पेस रिड्यूस हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल 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 इलाज है उसका। जो एक चीज और बताना चाहता हूँ आपसे, जो मैंने इतनी देर में आपको बताया वो एक बेसिक इसका फंडामेंटल मैंने आपको बताया, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। बेसिक भी देते हैं और एडवांस लेवल का भी देते हैं बाई मैग्नेटिक पॉइंट्स। तो क्योंकि वो ज्यादा समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको एक तुल्यार्थता के आधार पे बताया कि जो भगवान ने हमारे शरीर में दिया है वो हमारे हाथ में दिया है, और हम हाथ के द्वारा एक अपनी बेसिक चीजों का कैसे इलाज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना सभी? हाँ, जी। ये बेसिक बताया है। इसमें एडवांस में कि आपका जो स्पाइन में है वो रिड्यूस कैसे हुआ, पेशेंट गिरा क्या हुआ, और पेशेंट का सबसे जब पेशेंट आता है तो उसका एक बॉडी अलाइनमेंट ठीक किया जाता है। स्ट्रेच किया तो इसके हिसाब से उसको स्ट्रेच किया है, उसने एक्सरसाइज ज्यादा स्ट्रेच कर ली है, उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऑन स्टेज क्या होता है, हमारा बॉडी का अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होता है। जो पेशेंट को लिटा के उसके पैर चेक किए जाते हैं तो उसके पैर बिल्कुल बराबर कर दिए जाते हैं, उससे भी एकदम मैजिक रिजल्ट मिलता है और फिर ट्रीटमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके। और ये जो रनिंग नोज का इन्होंने बताया था, एक मैंने ब्राउन कलर बताया है और एक आपको नोज का मैंने टिप बताया था आपको थंब पे। अगर उस पे आप मटर दाना लगा के और पेपर टेप से बेंड कर दो वहां पे, तो आपको रनिंग नोज में विद इन 2 मिनट्स के अंदर ही इसमें आपको नाक बहनी बंद हो जाती है। 2 मिनट के अंदर इतना मैजिक रिजल्ट आता है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ जी मैम, वो हाइपोथायराइड के लिए क्या कौन सा एक पॉइंट है? जी, हाइपोथायराइड के लिए मैंने ये 2 जॉइंट्स बताए थे, ये 2 जॉइंट्स। ओके। ये बीच में मैंने एरिया बताया था, और मैं आपको एक बार एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा, ये दिख रहा होगा सभी को। हाँ हाँ जी, दिख रहा है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो अब यहाँ किसी भी चीज से आप प्रेशर दे के रखो, किसी भी चीज से, आप चना मटर दाना आप ले सकते हो, इतना ही बड़ा ये पॉइंट है, इतना ही बड़ा आप उससे यूज कर सकते हो। ओके, यानी कि जो थंब का जो दोनों लाइन फिंगर का लाइन जो रहता, बस वो लाइन के बीच वाले में थंब का। जी, मैंने आपको थंब के जॉइंट पे यहाँ बताया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बताया थायराइड का। ओके 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 ओके, बिल्कुल बीचों, इन दोनों जॉइंटों के बीचों बीच, और वैसे फिंगर के बीचों बीच। ओके ओके, क्योंकि गला बीच में आ गया हमारा, ये तो फिर आसपास ग्लैंड इसकी थायराइड। थैंक यू। सर एक और बात, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए पीरियड्स रेगुलर करने के लिए सबसे पहले वहीं जाना पड़ेगा कि पीरियड्स इनरेगुलर क्यों हो गए। नहीं सर, मेरी डॉटर के लिए है, क्योंकि अभी वो तो अभी छोटी है, 13 इयर्स की है। 13 इयर्स के? हाँ, तो अभी 1 साल से उसको हो रहा है, तो सर वो रेगुलर नहीं है, यानी 2-3 महीने हो जाते हैं। क्या उनका वजन भी बढ़ रहा है फिलहाल? हाँ, वेट है उसका 55 हो गया है। हाँ, हाइट भी है वैसे 4-5 है उसकी हाइट। ना 4-5 के, अरे 5-4, सॉरी सर। 5'4" हाइट है। यस सर। 5, अच्छा। तो उनका एक बार TSH आप चेक कराओ। TSH? हाँ, एक बार TSH जरूर चेक कराओ उनका। ठीक है, ओके। जरूरी नहीं है 6-6, 7-7, 8-8 साल में भी कहीं ना कहीं थायराइड पॉजिटिव निकल रहा है, TSH बड़ा मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि 13 साल में नहीं हो सकता।
ओके। स्वभाव कैसा है उनका? सॉरी सर। स्वभाव कैसा है, हाँ बिहेवियर कैसा एकदम है? शांत है, नहीं शांत है। अच्छा। तो एक बार कंसल्ट भी कर सकते हो मुझसे, कंसल्ट मेरा फ्री है बिल्कुल, आप आराम से कभी भिवाड़ी किसी को अगर आप रहते हो तो भिवाड़ी में मेरा क्लिनिक है, आप आराम से कंसल्ट कर सकते हो। एक हम बार तो जयपुर पेशेंट से बोल रहे हैं सर। जी आप सर तो पॉइंट कोई हो तो। जी पॉइंट्स मैंने बताया है मेंसेस रेगुलर करने के लिए। ये मैंने आपको एक यहाँ बताया था, ये एक एरिया बताया था, यहाँ पे आप प्रेशर दो, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गई दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप दे के रखो किसी भी चीज से बेसिक, और यहाँ पे आप थायराइड वाले के पे भी कुछ ना कुछ एक चना या मटर का दाना आप लगा लो। ओके सर, ओके सर, तो ये थैंक यू। यहाँ कवर हो जाएगा। तो ऑलवेज लेट होते हैं कैसे? लेट सर, लेट होता है 2 महीने 1.5 महीना। तो जी एक फैक्टर और बताता हूँ, अगर ऑलवेज लेट है, हो सकता है उनका हीमोग्लोबिन भी कम रहता हो। अच्छा। हाँ, वो आप एक बार हीमोग्लोबिन की, अगर खून की कमी शरीर में, तो भी कहीं ना हमारा मेंसेस ऑलवेज लेट रहते हैं। ओके। हाँ, तो पेशेंट देख ज्यादा पूरी तरीके से पता पड़ जाता है कि हाँ क्या इसको जरूरत है। ओके, यानी डॉक्टर से कंसल्ट करे तो वो बेस्ट रहेगा। मैंने बता दिया, अगर इसके 2-3 फैक्टर हैं, हार्मोन्स की भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है पेशेंट के अंदर, तो भी मेंसेस हमेशा डिले रहते हैं, 2-3 महीने में ही आते हैं। ओके सर। एक बार आप पेशेंट की टंग मेरे पास भेजो तो ज्यादा अच्छा है, टंग से मैं बता दूंगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, क्या स्टेज है। ओके सर, तो आपका नंबर रति मैम से मिल जाएगा। जी ये शायद वो आयुष मैडम ग्रुप वगैरह पे सेंड करेंगी, ठीक है। ओके सर, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो कैसे, बस टाइम अगर खत्म होने वाला। इफ यू डोंट माइंड, आप अपना नंबर मुझे बता सकते हैं, मैं इन लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। आप म्यूट पे। एक नोट कर लो आप एक बार। हाँ जी बताइए। 9758 हाँ जी 9758 9758 25 25 42 42। सर आप म्यूट पे हैं। 42 के बाद 97 हाँ जी 58 हाँ जी 25 4273। 4273। ओके। वैसे मैंने 1 घंटे के अंदर आपको टॉपिक पे ही बात की है, ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। रह गया हो तो सॉरी उसके लिए। और मुझे थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आई एम श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, सबकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हुई है, जिनके जो भी क्वेश्चंस थे। बाकी और मैंने डॉक्टर का नंबर भी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया, आयुषी मैम ने भी शेयर कर दिया है। सो इन केस किसी को कुछ पूछना हो, मैं एड्रेस भी शेयर कर दूंगी अगर किसी को क्लिनिक पे विजिट करना हो इनकी तो। कहाँ पर है मैम क्लिनिक? मैम ये भिवाड़ी में ही जो आशियाना प्लाजा है उसके सामने ही है क्लिनिक। मैं एड्रेस शेयर कर दूंगी प्रॉपर। ओके हाँ जी ठीक। श्योर मैम। सो आई होप कि हमने सबके क्वेश्चंस ले लिए हैं, और बाकी किसी को डॉक्टर के साथ डायरेक्ट कंसल्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है, तो आप उनसे टच बेस कर सकते हैं। एंड डॉक्टर थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुषी मैम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम।